हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश कुमार, बायोलॉजी लेक्चरर, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीकर में। तो स्टूडेंट्स, आज अपन चर्चा करने वाले हैं 12th बायोलॉजी का लेसन नंबर 23 मानव का श्वसन तंत्र, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसके आज सभी जो छोटे क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सब के ऊपर आज अपन चर्चा करने वाले हैं, यानी कि पूरे पार्ट का अपन निचोड़ निकालने वाले हैं। और इन क्वेश्चनों के लिए स्पेशल थैंक्स टू माय स्टूडेंट्स रिया कुमारी, जिन्होंने क्वेश्चनों को बनाने में काफ़ी मेहनत की है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। लाइक कर दीजिए और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन, सजीवों के शरीर में होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं के संचालन हेतु किसकी आवश्यकता होती है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि सजीवों के शरीर में जो समस्त जैविक क्रियाएं होती है उसके संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सजीवों के शरीर में होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं के संचालन हेतु ऊर्जा जो होती है वह किससे प्राप्त होती है? तो देखिए स्टूडेंट्स, जो ऊर्जा होती है ना, वह खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। थर्ड क्वेश्चन, जीवित कोशिकाओं में उपस्थित ऊर्जा किसके रूप में संग्रहित कर ली जाती है? तो जीवित कोशिकाओं में उपस्थित ऊर्जा एटीपी के रूप में संग्रहित कर ली जाती है। एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आगे देखिए, चौथा जो क्वेश्चन है, श्वसन कितने प्रकार का होता है? तो श्वसन जो होता है वह मुख्य दो प्रकार से होता है। एक तो होता है बाह्य श्वसन और एक होता है आंतरिक श्वसन, जिसे कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। नेक्स्ट, बाह्य श्वसन किसे कहते हैं? तो प्राणी की कोशिकाओं के द्वारा पर्यावरण से ऑक्सीजन अंदर ग्रहण करने तथा CO2 को बाहर निकालने से संबंधित जो प्रक्रियाएं होती है उन्हें बाह्य श्वसन कहते हैं। नेक्स्ट, बाह्य श्वसन में पर्यावरण एवं कोशिकाओं के मध्य किसका विनिमय होता है? तो बाह्य श्वसन में पर्यावरण एवं कोशिकाओं के मध्य O2 और CO2 का विनिमय होता है, जिसे सांस लेना या संवातन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आंतरिक या कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं? तो किसी प्राणी द्वारा ऑक्सीजन के उपयोग तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं एटीपी के उत्पादन से संबंधित प्रक्रियाएं आंतरिक या कोशिकीय श्वसन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 8, ऑक्सीश्वसन किसे कहते हैं? जब कोशिकीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है ना, तो उसे ऑक्सीश्वसन के नाम से जानते हैं या वायवीय श्वसन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अनोक्सी श्वसन किसे कहते हैं? अनोक्सी श्वसन किसे कहते हैं? तो यह देखिए, जब कोशिकीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है ना, तो उसे अनोक्सी श्वसन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव में गैसीय आदान प्रदान के लिए क्या पाए जाते हैं? तो मानव में गैसीय आदान प्रदान के लिए सुविकसित श्वसन अंग और एक श्वसन तंत्र पाया जाता है। कौन कौन से अंग मिलकर श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं? तो बाह्य नासा छिद्र या नासा द्वार, नासा गुहा, ग्रसनी गुहा, कंठ, श्वास नली, श्वसनी एवं फेफड़े मिलकर श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। फेफड़ों में उपस्थित वायु कुपिकाएं किसका कार्य करती है? तो फेफड़ों में उपस्थित जो वायु कुपिकाएं होती है ना, वह श्वसन सतह का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर का जो क्वेश्चन है, मानव में कितने जोड़ी नासा छिद्र पाए जाते हैं? तो मानव में एक जोड़ी नासा छिद्र उपस्थित होते हैं।
अगला क्वेश्चन, नासा द्वार द्वारा वायु किसमें प्रवेश करती है? तो नासा द्वार के द्वारा जो वायु होती है वह नासा गुहा में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, नासा द्वार के भीतर जाने वाली वायु को किसके द्वारा छाना जाता है? तो इन्हें जो छाना जाता है वह अपन देखिए कि नासा द्वार में उपस्थित वायु को नासा द्वार में उपस्थित रोम तथा श्लेष्मा झिल्ली के द्वारा ढकी सर्पिल अस्थियों के द्वारा भीतर जाने वाली वायु को छाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा द्वार में जाने वाली वायु में उपस्थित सूक्ष्म कणों को किसके द्वारा रोका जाता है? तो वायु में उपस्थित सूक्ष्म कण श्लेष्मा के द्वारा रोके जाते हैं। दोस्तों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, काफ़ी फायदा होने वाला आपका। और इससे पहले मैंने आपके लिए जो रासायनिक समन्वय वाला चैप्टर है 29 और जननतंत्र 28 उसके भी मोस्ट क्वेश्चन मैंने आपको उपलब्ध करवा दिए हैं। अगर नहीं देखे तो उन्हें भी ज़रूर देखिए, वह आपको चैनल की प्लेलिस्ट में ज़रूर मिल जाएंगे। और आपकी नज़र में जो कोई भी स्टूडेंट 11th-12th बायोलॉजी के हैं या बीएससी एमएससी कंपटीशन के हैं तो उनके पास अपने वीडियो की लिंक ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी फ़ायदा पहुंच सके। तो देखिए अगला क्वेश्चन, नासा मार्ग किन किन अस्थियों का बना हुआ होता है? तो नासा मार्ग नेजल, प्रीमैक्जिला, मैक्जिला और एथेमोइड अस्थियों का बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर का जो क्वेश्चन है, नासा गुहा आंतरिक नासा द्वार द्वारा किसमें खुलती है? तो नासा गुहा आंतरिक नासा द्वार द्वारा नासा ग्रसनी में खुलती है। कंठ ग्रसनी किसके माध्यम से श्वास नलिका से जुड़ती है? तो कंठ ग्रसनी जो होती है ना वह अपन देखें तो नासा गुहा आंतरिक नासा द्वार द्वारा नासा ग्रसनी में, अच्छा कंठ ग्रसनी किसके माध्यम से श्वास नली से जुड़ती है? तो कंठ ग्रसनी कंठ के माध्यम से श्वास नली से जुड़ती है। कंठ की संरचना किसके समान होती है? तो कंठ की जो संरचना होती है ना वो त्रिभुजाकार कक्ष के समान होती है। कंठ की भित्तियों के या भित्तियों को सहारा प्रदान कौन करता है? तो कंठ की भित्तियों को सहारा प्रदान कौन करता है? उपास्थियां जो होती है कार्टिलेज वह सहारा प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन, कंठ में प्रमुख उपास्थियां कौन कौन सी पाई जाती है? तो कंठ में एक तो आउटू, मुद्दिका, दर्विका और एपिग्लोटिस प्रकार की प्रमुख उपास्थियां पाई जाती है। आगे देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन, कंठ में जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो कंठ में जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं उन्हें स्वर रज्जु के नाम से जानते हैं। घाटी किसे कहते हैं? तो घाटी क्या होती है? कंठ के छिद्र जो होता है उसे घाटी कहते हैं। यह छिद्र श्वास नली में खुलता है। मनुष्य में श्वास नली की लंबाई कितनी होती है? तो मनुष्य में श्वास नली की लंबाई 12 सेंटीमीटर होती है और यह कंठ से वक्ष गुहा तक फैली हुई रहती है। श्वास नली एवं श्वसनियों की भित्ति को किस प्रकार की उपास्थियां सहारा प्रदान करती है? तो जो श्वास नली और श्वसनीय होती है ना उनकी भित्ति को सी आकार की उपास्थियां सहारा प्रदान करती है। श्वसन मार्ग की भित्ति पर कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? तो श्वसन मार्ग की भित्ति पर श्लेष्मा कोशिका और पक्षमाभि कोशिकाएं पाई जाती है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 28, श्लेष्मा में फंसे हुए जीवाणु और सूक्ष्म कण को कहाँ पर लाया जाता है? तो श्लेष्मा में फंसे हुए जीवाणु और सूक्ष्म कणों को पक्षमाभों द्वारा ग्रसनी में लाया जाता है तथा श्लेष्मा को निगल लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, मानव की वक्ष गुहा के पास में कितने फेफड़े स्थित होते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन है। वक्ष गुहा के पास में 2 फेफड़े स्थित होते हैं। मानव में पाए जाने वाले फेफड़े कितनी पालियों से निर्मित होते हैं? क्वेश्चन नंबर 30,
तो मानव में पाया जाने वाला दायां फेफड़ा 3 पालियों से, जबकि बायां फेफड़ा जो होता है वह 2 पालियों से निर्मित होता है। 31 नंबर क्वेश्चन, फेफड़े किस आवरण द्वारा घिरे हुए रहते हैं? तो फेफड़ों जो होते हैं वह 2 फुफ्फुसा आवरण के द्वारा घिरे हुए रहते हैं। फुफ्फुसा आवरण के मध्य क्या भरा हुआ रहता है? तो फुफ्फुसा आवरण के मध्य तरल पदार्थ भरा हुआ रहता है। नेक्स्ट 33, फुफ्फुसा आवरण के मध्य पाई जाने वाली कोटर का क्या कार्य होता है? तो यह कोटर क्या करती है? फेफड़ों को चिपकने से बचाने का कार्य करती है। ये क्वेश्चन जरूर ध्यान रखना दोस्तों कि फुफ्फुसा आवरण के मध्य पाई जाने वाली कोटर क्या कार्य करती है? तो यह कोटर फेफड़ों को चिपकने से बचाती है। आगे देखिए 34 नंबर का जो क्वेश्चन है, कोटरों में वायु के प्रवेश हो जाने के कारण क्या होता है? तो जब कोटरों में वायु प्रवेश कर जाती है ना स्टूडेंट्स, तो फेफड़े जो होते हैं वह क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान कौन करता है? तो परसू का पिंजर जो होते हैं वह फेफड़ों को घेरे रहते हैं तथा सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं, परसू का पिंजर। नेक्स्ट, वक्ष गुहा को उदर गुहा से पृथक कौन रखता है? गुंबद के आकार का पेशीय तनुपट वक्ष गुहा को उदर गुहा से पृथक रखता है, जिसे अपन डायफ्राम भी कहते हैं या पेशीय तनुपट कहते हैं। श्वसनी फेफड़े के अंदर लगातार उपविभाजित होकर उसका निर्माण करती है। तो श्वसनी फेफड़ों के अंदर लगातार उपविभाजित होकर द्वितीयक और जो तृतीयक श्वसनिकाएं और अंतःश्वसनिकाएं तथा श्वसन श्वसनिकाएं बनाती है। श्वसन श्वसनिकाएं किसमें उपविभाजित होती है? तो श्वसन श्वसनिकाएं जो होती है वायुकुप्पिका वाहिनी में उपविभाजित होती है, जो वायुकुप्पिका कोश या एट्रियम में खुलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 39 नंबर का क्वेश्चन, दोनों फेफड़ों में लगभग कितनी कुप्पिकाएं पाई जाती है? तो दोनों फेफड़ों में लगभग 60 करोड़ तक कुप्पिकाएं उपस्थित होती है। एट्रियम में छोटी वायु कुप्पिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो एट्रियम में छोटी जो वायु कुप्पिकाएं होती है ना, उनका एक समूह जुड़ा हुआ रहता है। 41 क्वेश्चन देखिए, वायु कुप्पिकाएं किसकी प्रमुख सतह है? तो वायु कुप्पिकाएं जो होती है गैसीय विनिमय की प्रमुख सतह होती है। कौन कौन सी कुप्पिकाएं मिलकर श्वसन इकाई बनाती है? तो श्वसन श्वसनिकाएं, वायु कुप्पिका वाहिनी, एट्रियम एवं वायु कुप्पिकाएं एक श्वसन इकाई बनाती है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, श्वसन श्वसनिकाएं, वायु कुप्पिका वाहिनी, एट्रियम तथा वायु कुप्पिकाएं एक श्वसन इकाई का निर्माण करती है। दोस्तों थोड़ी सी सर्दी जुकाम है, इसलिए थोड़ी सी आवाज़ में शायद आपको दिक्कत लग रही होगी, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिए। तो देखिए वायु कुप्पिका की संरचना किसके समान होती है? तो प्रत्येक वायु कुप्पिका अत्यंत सूक्ष्म प्याले समान संरचना की होती है। नेक्स्ट 44, वायु कुप्पिका का व्यास कितना होता है? तो वायु कुप्पिका का जो व्यास होता है ना दोस्तों, वो होता है 0.2 mm होता है। वायु कुप्पिकाओं की भित्ति में किसका जाला पाया जाता है? वायु कुप्पिकाओं की जो भित्ति होती है उसमें किसका जाला पाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, वायु कुप्पिकाओं की अत्यंत पतली भित्ति में रुधिर केशिकाओं का एक जाल पाया जाता है, जिसमें रुधिर एक सतत के रूप में बहता रहता है, यानी कि लगातार बहता रहता है। अगला देखिए 46 नंबर का जो क्वेश्चन है,
वायु कुपिका द्वारा गैसीय विनिमय के लिए बनी श्वसन झिल्ली कितनी होती है? तो श्वसन झिल्ली या सतह अत्यंत महीन लगभग 0.2 मिली माइक्रोन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, श्वसन झिल्ली का निर्माण किसके द्वारा होता है? श्वसन झिल्ली का निर्माण कुपिका की उपकला, कोशिका की अंतःकला एवं मध्य में उपस्थित आधारीय कला द्वारा होता है। 48 क्वेश्चन, वायु कुपिका की भित्ति किसके द्वारा निर्मित होती है? तो वायु कुपिका की भित्ति सल्की उपकला द्वारा निर्मित होती है। 49, श्वसनी तथा श्वसनिकाएं कौन सी उपकला द्वारा आस्तरित होती है? तो श्वसनी तथा श्वसनिकाएं पक्षमाभी उपकला द्वारा आस्तरित होती है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, श्वसन की क्रियाविधि कितने चरणों में संपन्न होती है? तो श्वसन की जो क्रियाविधि होती है ना, वह मुख्य रूप से 2 चरणों में संपन्न होती है। इसमें अपन देखें तो एक तो होता है निःश्वसन और एक होता है उच्च श्वसन। अगला क्वेश्चन देखिए 51, निःश्वसन या अंतःश्वसन किसे कहते हैं? तो निःश्वसन क्या होता है दोस्तों कि वायु यानी कि O2 का शरीर में प्रवेश करना निःश्वसन कहलाता है। इसे इनहेलेशन या अंतःश्वसन भी कहते हैं। आगे देखिए 52, निःश्वसन कैसी प्रक्रिया है और यह कौन सी पेशियों के संकुचन से प्रारंभ होती है? तो निःश्वसन जो है वह एक सक्रिय पर मान सकते हैं कि प्रावस्था होती है जो तनुपट एवं बाह्य अंतरापरसुक पेशियों के संकुचन से प्रारंभ होती है। आगे देखिए 53 नंबर का क्वेश्चन, तनुपट चपटा क्यों होता है? तनुपट यानी कि डायफ्राम, वह चपटा क्यों होता है? तो जब तनुपट संकुचित होता है ना, तो वह क्या हो जाता है? चपटा हो जाता है। नेक्स्ट 54, वक्ष गुहा का आयतन क्यों बढ़ जाता है? तो तनुपट संकुचन के समय उदर की ओर नीचे आ जाता है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और इसके साथ बाह्य अंतरापरसुक पेशियां भी संकुचित होती है। इनके संकुचन से पसलियां बाहर एवं ऊपर की ओर खींची जाती है और दोनों क्रियाओं के फलस्वरूप वक्ष गुहा का जो आयतन होता है ना दोस्तों, उसमें क्या होती है? बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट 55 नंबर का क्वेश्चन, वक्ष गुहा के आयतन बढ़ जाने से क्या होता है? तो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाने के कारण अपन देखते हैं कि वक्ष गुहा और फेफड़ों में वायु का दाब वायुमंडल के दाब से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन 56, वायु दाब के इस अंतर के कारण कौन सा परिवर्तन देखने को मिलता है? तो वायु दाब के अंतर के कारण वायुमंडल से वायु जो होती है वह श्वसन मार्ग से होती हुई वायु कुपिकाओं में तेजी से तब तक बढ़ती रहती है जब तक कुपिकाओं का जो दाब होता है वह वायुमंडल के दाब के बराबर न हो जाए। अर्थात वायु तब तक अंदर जाती रहेगी जब तक कि वायुमंडलीय दाब और कुपिकाओं का दाब एक न हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 57 नंबर, वायु का मार्ग किस प्रकार का होता है? तो वायु मार्ग की बात करें तो सबसे पहले नासा द्वार आता है। नासा द्वार से वायु जाती है नासा गुहा में, नासा गुहा से आंतरिक नासा छिद्र, आंतरिक नासा छिद्र से ग्रसनी, ग्रसनी से गांठी, गांठी से श्वास नली, श्वास नली से श्वसनिया, श्वसनियों से श्वसनिकाएं, श्वसनिकाओं से वायु कुपिका वाहिनी, वायु कुपिका वाहिनी से वायु कुपिका कोश और अंत में कोश से वायु कुपिकाओं में जाती है। तो यह मार्ग बना हुआ रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए 58 नंबर, उच्च श्वसन किसे कहते हैं?
तो फेफड़ों में जो वायु यानी कि CO2 का शरीर से बाहर निकलना उच्च श्वसन कहलाता है। इसे एक्हेलेशन भी कहते हैं। 59 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मानव में विश्राम अवस्था में वयस्क की श्वसन दर कितनी होती है? तो मानव में विश्राम अवस्था में वयस्क की जो श्वसन दर होती है वह 16 से 20 प्रति मिनट होती है। पसलियां स्वयं के भार के कारण नीचे क्यों आ जाती है तथा तनुपट वक्ष गुहा में ऊपर क्यों उठ जाता है? तो जब बाह्य अंतरापटसुख पेशियां एवं तनुपट की पेशियां शिथिलित होती है तब पसलियां स्वयं के भार के कारण नीचे आ जाती है और तनुपट वक्ष गुहा में ऊपर उठ जाता है। 61 फेफड़े संपीड़ित क्यों हो जाते हैं एवं इनमें दाब क्यों बढ़ जाता है? तो वक्ष गुहा का आयतन कम होने से इसका जो वायुदाब यानी कि वायुमंडलीय दाब से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। वायु कुपिकाओं से वायु कहाँ चली जाती है? तो वायु कुपिकाओं से वायु श्वसन मार्ग से होकर बाहर वायुमंडल में चली जाती है। आगे देखिए 63 नंबर, उच्च श्वसन सक्रिय अवस्था में कब हो जाती है? तो जब व्यायाम और शारीरिक श्रम के समय यह क्रिया होती है। 64 वक्षीय आयतन कम क्यों हो जाता है? तो आंतरिक अंतरापटसुख पेशियां तेजी से संकुचित होती है तथा पसलियों को नीचे की ओर खींचती है जिससे वक्षीय आयतन कम हो जाता है। 65 कौन सी पेशियां उदर गुहा का दबाव बढ़ाती है? तो उदरीय पेशियां तेजी से संकुचित होती है और उदर गुहा का दबाव बढ़ाती है। 66 नंबर का क्वेश्चन, कौन सी पेशियों के संकुचन से फेफड़े तेजी से संपीड़ित होते हैं? तो इसका आंसर देखिए कि जो आंतरिक अंतरापटसुख पेशियां एवं उदरीय पेशियों के संकुचन से फेफड़े तेजी से गति करते हैं। ज्वारीय आयतन किसे कहते हैं? 67 नंबर का क्वेश्चन है ज्वारीय आयतन। तो सामान्य श्वसन के समय एक निश्वसन में फेफड़ों में भरी हुई वायु का आयतन या एक उच्च श्वसन से निकाली जाने वाली वायु का आयतन ज्वारीय आयतन कहलाता है। 68 श्वसन संबंधी आयतन 4 प्रकार से, क्वेश्चन है श्वसन संबंधी आयतन कितने प्रकार का होता है? तो यह 4 प्रकार से अपन देख सकते हैं। फर्स्ट ज्वारीय आयतन, सेकेंड निश्वसन आयतन, थर्ड उच्छ्वसन आरक्षित आयतन और चौथा होता है अवशिष्ट आयतन। अगला देखिए 69 नंबर का जो क्वेश्चन होता है, ज्वारीय आयतन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जो ज्वारीय आयतन होता है दोस्तों उसे कहते हैं प्रति श्वास ज्वारीय निश्वसन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट 70 नंबर, ज्वारीय आयतन का माप कितना होता है? तो ज्वारीय आयतन का माप 500 ml होता है। 71 देखिए, स्वस्थ मनुष्य कितनी दर से निश्वसन व उच्छ्वसन कर सकता है? तो स्वस्थ मनुष्य जो होता है ना वह 6000 से 8000 ml वायु प्रति मिनट की दर से यह निश्वसन तथा उच्छ्वसन कर सकता है। 72 निश्वसन आरक्षित आयतन किसे कहते हैं? यहाँ पर पूरा क्वेश्चन है निश्वसन आरक्षित आयतन किसे कहते हैं? तो वायु आयतन की वह आंतरिक मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक निश्वासित कर सकता है उसे क्या कहते हैं? निश्वसन आरक्षित आयतन कहते हैं। अगला देखिए दोस्तों 73 निश्वसन आरक्षित आयतन कितना होता है? तो यह औसतन 2500 ml से 3000 ml तक होता है। 74 उच्च श्वसन आरक्षित आयतन किसे कहते हैं? तो वायु आयतन की वह आंतरिक मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक उच्च श्वसित कर सकता है। 75 उच्च श्वसन आरक्षित आयतन कितना होता है? तो यह 1000 ml से 1100 ml तक
होता है। दोस्तों क्वेश्चन तो और भी है मेरे पास, लगभग 160 क्वेश्चन है, लेकिन मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन होने के कारण थोड़े बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए इस पार्ट में अपन इतने ही क्वेश्चन देखेंगे। अगला पार्ट आपको जो कल मिलेगा उसमें बाकी के क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।